डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में जो बिगनिंग थी उसकी जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। और उसके बाद में फिर ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन बताया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आपको बताया था। ठीक है, तो अभी हम आगे उससे चलते हैं और अपने अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं। ठीक है, जो कि आपका है केपलर्स लॉ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे तो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, लेकिन वो किस के बेसिस पे दिया था, मतलब न्यूटन ने किसी लॉ की हेल्प ली थी, तो वो जो लॉ था वो केपलर का लॉ था। ठीक है ना, केपलर ने एक्चुअली में यहाँ देखिए लिखा हुआ ना, दीज आर द केपलर्स लॉ। केपलर ने एक्चुअली में 3 नियम दिए थे अबाउट मोशन ऑफ प्लैनेट्स के मोशन के लिए केपलर ने 3 नियम दिए थे, और न्यूटन ने उन्हीं नियम का यूज़, उन्हीं रूल्स का यूज़ करके जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो दिया था। तो इसलिए हमें केपलर का लॉ जो है वो भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं केपलर का लॉ क्या था। ठीक है, केपलर ने अपने पहले लॉ में ये दिया हुआ था कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज़ एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई एज शोन इन द फिगर। अच्छा, फिगर भी यहाँ दिया हुआ है, तो देख लेते हैं फिगर में। फिगर कहाँ दिया हुआ, ये रहा फिगर। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो ऑर्बिट होता है किसी भी प्लैनेट का अराउंड द सन, वो इलिप्स के रूप में होता है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, इस लॉ के पहले जो है हमारा वैसे तो ये लॉ 16th सेंचुरी में आया था। ठीक है ना, 16वीं शताब्दी में केपलर ने ये नियम बताए थे। उससे पहले जो हमारे लोग थे, पूर्वज थे, उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि वो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ वो कहाँ पे है, हमारी अर्थ जो है, ये मान लो एक प्लैनेट है, ये अर्थ, ये सेंटर में है सभी चीज़ों के, और बाकी सारे प्लैनेट जैसे सन हो गया और बाकी जो भी प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सारे जो है उसके चक्कर लगाते हैं अर्थ के। ठीक है, तो इसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। ये 16वीं शताब्दी से पहले के लोग बिलीव करते थे, तब तक जब तक कि केपलर का लॉ नहीं आया। हालांकि केपलर के लॉ के बाद भी लोग यही मानते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे न्यूटन ने लॉ दिया, फिर उसको प्रूव किया, तब जा कर के लोगों ने बिलीव किया कि नहीं, जो प्लैनेट्स हैं हमारे वो घूमते हैं सन के चारों ओर। ठीक है, तो चलिए केपलर के लॉ को ही हम पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला लॉ केपलर ने ये बताया था कि जो हमारा सन होता है, वो हमारे जो अर्थ है या और भी बाकी जो भी प्लैनेट्स हैं, वो सारे प्लैनेट एक इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल, ये देखिए ये है इलिप्टिकल पाथ आपका। ठीक है ना, यही है इलिप्टिकल पाथ, ऐसे अंडाकार शेप जो होता है वैसे। इससे पहले माना जाता था कि जो प्लैनेट है या जो अर्थ के चारों ओर प्लैनेट है वो सर्कुलर पाथ में एकदम राउंड ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, मतलब ये राउंड है, गोल है ये। ठीक है, तो ऐसे चक्कर लगाते हैं, और सन, हमारा जो अर्थ है वो सेंटर में रहता है यहाँ पे। लेकिन बाद में फिर केपलर ने हमें बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो हमारा अर्थ सेंटर में नहीं है, सेंटर में कौन है, सन है, सेंटर में कौन है, सन। और प्लैनेट जो है वो सर्कुलर मूवमेंट ना करके एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। तो एलिप्टिकल पाथ क्या होता है, यहाँ पे बना करके जो है आपको दिखाया गया है। देखिए ये है एलिप्टिकल पाथ, अंडाकार पाथ। ठीक है ना, और आपको पता है इलिप्स में, ये इलिप्स है, एक इलिप्स ऐसे बनता है। ठीक है, इलिप्स में आपका ये लाइन हो गई, 2 फोकस होते हैं। एक फोकस यहाँ होता है जिसे बोलते हैं F1, ये, और एक फोकस यहाँ होता है जिसे बोलते हैं F2। आप चाहे इसको F1 कह सकते हो, इसको F2 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 फोकस होते हैं। तो केपलर के पहले रूल के अकॉर्डिंग कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों ओर ऐसे इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और जो सन होता है वो चाहे F1 यहाँ पे होता है और चाहे F2 यहाँ पे होता है, दोनों में से किसी भी फोकस पर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये केपलर का पहला नियम था कि सन इलिप्टिकल पाथ के किसी भी एक फोकस पर होता है और प्लैनेट उसके चारों ओर क्या करते हैं, इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने आपको दिखा दिया है कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। ठीक है, अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ में केपलर ने क्या बताया था,
सेकेंड लॉ में केपलर ने ये बताया था कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए फिगर देखिए तो बताता हूँ आपको, ठीक है। ये फिगर है ना, इसमें कह रहा है कि ये जो प्लैनेट है आपका, ठीक है ना, मान लो कोई प्लैनेट है वो इलेक्ट्रिक ऐसे पाथ में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रिकल पाथ में, ठीक है। और यहाँ ओ पे जो है आपका, यहाँ पे क्या है ओ पे, यही है आपका क्या सन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो न्यूटन ने बताया था कि द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे मान लो सपोज दैट ये देखो ये पॉइंट डी है और ये सी है ना, अब हम एक लाइन ड्रॉ कर दें इस प्लैनेट डी के पॉइंट से सन के ओ से, और फिर यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ ओ से सी। तो ये देखिए ये जो एरिया हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया जिसे मैं शेड कर देता हूँ, ये वाला एरिया जो है, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और, जैसे मान लीजिए यहाँ ओ से ही ले लेते हैं बी पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ये है और ओ से ही एक पॉइंट ये ले लेते हैं ए, और इसके बीच का जो एरिया है ये वाला। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है और ये कम है ना, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि केपलर ने बताया था कि जो प्लैनेट होता है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है इलिप्टिकल पाथ में, वो स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, वो इक्वल एरिया कवर करता है, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब कि मान लो इतना एरिया ऊपर वाला ये जो है ना एरिया ये वाला, इसको अगर कवर करने में 1 मंथ लगता है, कितना लगता है 1 मंथ। अगर ये एरिया कवर करने में ऊपर वाला जो है इसको कवर करने में 1 मंथ लगता है, तो आपको बता दूं कि ये जो नीचे वाला एरिया है ना इतना, 1 मंथ में ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होगा अगर, तो टाइम जो है वो 1 मंथ लगेगा, याद रखिएगा। या फिर ऐसे कह सकते हो कि अगर 1 मंथ में प्लैनेट ने इतना ऊपर वाला एरिया ये वाला एरिया जो है कवर किया है, तो 1 मंथ के अंदर जो है ये जो प्लैनेट जहाँ कहीं भी जो एरिया कवर करेगा, जैसे यहाँ पे एक एरिया कवर किया है इसने इस वाले पॉइंट पे, कलर बदल देता हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे जो एरिया कवर किया है प्लैनेट ने और इस वाले पॉइंट पे जो एरिया कवर किया था, दोनों का टाइम अगर 1 मंथ है तो दोनों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, 1 इक्वल होगा, कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो ये केपलर ने हमें बताया था कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है ए से बी तक वाला ये एरिया, ये इतना आपस में क्या होगा, इक्वल होगा अगर टाइम इक्वल है तब। ये वाला एरिया जो है वो इक्वल होगा अगर टाइम इक्वल है तब, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ हो गया केपलर का। अब केपलर ने थर्ड लॉ क्या दिया था ये देख लेते हैं। केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड का मतलब होता है कि टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू मूव अराउंड द सन, ठीक है ना। मतलब प्लैनेट द्वारा सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो, उसे हम टाइम पीरियड टी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और मान लेते हैं जो मीन डिस्टेंस है किसका, प्लैनेट का सन से, वो आर है, ठीक है ना। तो न्यूटन कह रहा हूँ, केपलर ने बताया था कि अगर हम आर जो मीन डिस्टेंस है किसका, प्लैनेट का सन से, उसका अगर हम क्या कर दें, क्यूब कर दें, क्या कर दें, क्यूब। तो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड। स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड को मैंने बताया था ना टी अभी, तो उसके स्क्वायर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हो गया कि जो आपका प्लैनेट है जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसका टाइम पीरियड अगर टी है और उसका आप स्क्वायर कर दो, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये टी स्क्वायर किसके, सन से प्लैनेट के बीच के जो डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस है, उसका आर क्यूब के। मतलब अगर आर क्यूब बढ़ेगा तो टी स्क्वायर भी बढ़ेगा, सीधा सीधा ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है ना, कि अगर आर क्यूब बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टी स्क्वायर भी बढ़ेगा। या फिर ये देखो ये प्रोपोर्शनल है ना, मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके हम इक्वल लगाते हैं, तो इक्वल लगाने के लिए देखिए आप ऐसे कह सकते हो, ये आर क्यूब है, टी स्क्वायर को अगर उधर भेज देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा आर क्यूब बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर हम इक्वल लगा दें यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम लिखते हैं के, जो कि के क्या है, एक कांस्टेंट है। ये है आपका कांस्टेंट। आई बात समझ में, के क्या है आपका, एक कांस्टेंट। तो ये थर्ड लॉ है केपलर का कि r³/t² इज इक्वल टू के, वेयर के इज़ ए कांस्टेंट, जिसे केपलर कांस्टेंट कहा जाता है। आई बात समझ में। तो ये 3 नियम जो है केपलर ने आपको दिए थे प्लैनेट के मोशन के रेफरेंस में, कि प्लैनेट किस हिसाब से सन के चारों ओर मोशन करते हैं, और इसी की हेल्प लेकर के न्यूटन ने हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। इनफैक्ट इसी की हेल्प से न्यूटन ने हमको इन्वर्स स्क्वायर रूल भी बताया था। किसकी हेल्प से, यही लॉ r³/t²। इस लॉ की हेल्प से न्यूटन ने इन्वर्स स्क्वायर रूल बताया था। इन्वर्स स्क्वायर रूल का डेरिवेशन आपके कोर्स में है नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको इन्वर्स स्क्वायर रूल है क्या ये बता देता हूँ। वैसे इन न्यूटन का जो इन्वर्स स्क्वायर रूल है वो ये है कि f, ये देखिए, f प्रोपोर्शनल टू जो होता है 1/r² होता है। आप कहेंगे ये f क्या है और r² क्या है, तो देखिए f जो होता है वो होता है फोर्स, ठीक है ना। f माने क्या होता है, फोर्स, और r वही डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है ना। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग कि अगर जो आपका f है, फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 1/, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। मतलब क्या कि अगर r² की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, और r की वैल्यू अगर आप r की वैल्यू अगर घटाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बात समझे कि नहीं, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इससे हम क्या सीख मिलती है हमें, या इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है r, यही है ना, ये मैंने बोला ना, यही r है, ठीक है ना, प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस, इसी को r बोलते हैं। तो अगर ये जो r है ये अगर आप बढ़ाते हो तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। मतलब अगर ये जो डिस्टेंस है r, इसको आप बढ़ा देते, मान लो यहाँ कर देते, मान लो प्लैनेट यहाँ है और ये यहाँ से ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है सन का, तो रेडियस बढ़ गया, तो जो फोर्स है किसके किसके बीच, इस प्लैनेट और सन के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना, F, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे प्लैनेट सन से दूर होता जाएगा वैसे वैसे प्लैनेट और सन के बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। और जैसे जैसे प्लैनेट सन के नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे सन और प्लैनेट के बीच का जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का इन्वर्स स्क्वायर लॉ, न्यूटन ने ये बताया था हमको, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि आपका है क्या, अच्छा यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। अच्छा ये तो बता चुका हूँ। अगला टॉपिक जो है आपका वो है फ्री फॉल। क्या है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है, चलिए देखिए ऐसे बता देता हूँ कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ओनली, then these are called freely falling objects and such a motion is called free fall। कहने का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट, एक मिनट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारा अर्थ है ऐसे, ठीक है, ये हमारा नीचे अर्थ है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से यहाँ नीचे अर्थ की तरफ क्या हो रहा है, गिर रहा है ऐसे, ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो अर्थ उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। जैसे एग्जांपल के रूप में कोई गेंद, जब आप गेंद ऊपर की तरफ फेंकते हो तो कुछ दूर तक तो ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद में फिर वहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट करती है और फिर नीचे ज़मीन पे आके गिर जाती है, पता है ना आपको। तो ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि अर्थ के अंदर एक फोर्स है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ या फिर ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरे और उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी माने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ केवल वही काम करे, तो हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। बोलते हैं क्या, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और
इसके मोशन को, ये जो गति कर रहा है इसके मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। तो आप तो कहेंगे कि सर हमेशा जाहिर सी बात है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही तो नीचे आता है, तो इसका मतलब सारे ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो फ्री फॉल हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? अब इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से, ठीक है ना, नीचे की तरफ गिरता है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम करता, उस पर एयर का फ्रिक्शन, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है और हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है। तो एयर होने की वजह से जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ऐसे गिरता है तो इस पर ऊपर की तरफ एयर का फ्रिक्शन काम करता है, जो कि इसके ऑब्जेक्ट से यहाँ पे जो है टकराता है। ठीक है ना? आपको पता है ना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके और जो आपका सरफेस है उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो वैसे ही जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो अर्थ का एयर का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ काम करता है। ठीक है ना? और तो और क्योंकि एटमॉस्फेयर से हम घिरे हुए तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लगता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल इस पर नहीं काम करता है, और भी कई फोर्स काम करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो फ्री फॉल नहीं होता। फ्री फॉल के लिए आपको कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो अगर आप करना चाहते हो कोई फ्री फॉल, तो एक सपोज दैट आप ऐसा कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा आप क्या ले लो, बीकर ले लो ऐसे, ठीक है ना, ग्लास जार ले लो ऐसे, ठीक है, और उस ग्लास जार में यहाँ एक सक्शन पाइप लगा दो और इस सक्शन पाइप से क्या कर दो, यहाँ से एयर सारी निकाल दो, वैक्यूम क्रिएट कर दो, तब जा कर के ये जो है बिना हवा के हो जाएगा। और अब इस जार के अंदर मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे रख लो या एक ही ऑब्जेक्ट रख लो जैसा आपका मन करे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए और एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका बी। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को एट द सेम टाइम जब आप गिराओगे ऐसे, जब मान लो कोई एक ही ऑब्जेक्ट जैसे सपोज दैट ए है, इसको जब आप गिराओगे तब जो इसका मोशन होगा तब वो फ्री फॉल के अंडर आएगा। अगर कब, जब यहाँ से सारा एयर आप सक आउट कर दे, बाहर निकाल दे तब, ठीक है ना, तब इसका मोशन जो होगा फ्री फॉल होगा। तो अब यहीं पे क्वेश्चन बनता है, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया ए और बी का, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि ए जो है इसका मास है कितना 5 kg, ठीक है, ए का जो मास है वो है 5 kg, ठीक है, और ये जो बी ऑब्जेक्ट है इसका मास है 1 kg। तो मुझे बताइए कि ये दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे एक जार में रखा है जहाँ से एयर पूरी निकाल दी गई है, कोई फ्रिक्शन इन पे काम करेगा नहीं अब। तो ये दोनों जो है, और एट द सेम टाइम इन दोनों को यहाँ से छोड़ा जाता है, इस पॉइंट से एट द सेम टाइम इन लोगों को छोड़ा जाता है नीचे की तरफ। तो बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट पहले गिरेगा, 5 kg वाला या 1 kg वाला? सोचिए और जल्दी से मुझे बताइए। आई थिंक आपका आंसर होगा कि 5 kg वाला पहले गिरे क्योंकि वो भारी है, और 1 kg वाला बाद में गिरेगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक साथ अर्थ पर गिरेंगे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होगा, ठीक है, तो ऐसा इसलिए होगा जी की वैल्यू की वजह से, या जी के कारण ऐसा होगा। जी माने क्या, अब याद रखिए, अब जब मैं जी बोलूँगा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ के रेफरेंस में, तो स्मॉल जी होगा, ठीक है ना। एक कैपिटल जी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो कैपिटल जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यूनिवर्सल कांस्टेंट था, उसके बारे में बात नहीं करें। उसकी वैल्यू तो आपको पता है ना, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर यूनिट इसका, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ये बात कर रहे हैं कौन सा जी, स्मॉल जी। और ये स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है, जिसे ग्रेविटी बोलते हैं। तो मैं इस जी की बात कर रहा हूँ। तो जब केवल जी के इन्फ्लुएंस में वो ऑब्जेक्ट दोनों नीचे गिरेंगे तो वो क्या होंगे, एट द सेम टाइम एक साथ अर्थ पे आकर के गिरेंगे। अब क्यों, इसके लिए जो है आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, जिसे जी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये देखिए, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू कैलकुलेट करना या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जानना पड़ेगा।
तो ये क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो वो अगले मैं टॉपिक में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो को आप 2-3 बार अच्छे से रिपीट कर करके देखिएगा और समझिएगा केपलर का लॉ और न्यूटन ने कैसे उससे इन्वर्स स्क्वायर रूल बताया था, ठीक है। चलिए।